डियर स्टूडेंट्स, शिवा गुरुको एजुकेशन असमपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम 12वीं मैथ की एक्सरसाइज 4 सारणिक डिटरमिनेंट्स का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सारणिक के बारे में देखते हैं हम, सारणिक क्या होता है। इससे पहले देखिए हमने एक्सरसाइज 3 के अंदर मैट्रिक्स पढ़ी थी। तो मैट्रिक्स का ही एक रूप होता है सारणिक। तो सारणिक जो होता है आपका एक वर्ग आव्यय, जिसका एक संख्यात्मक मान हो। एक वर्ग आव्यय सारणिक के अंदर रूपांतरित हो जाता है जिसका एक संख्यात्मक मान हो। और सारणिक को हम इस प्रकार से ये संकेत लगाकर व्यक्त करते हैं, जैसे ए कोई है मैट्रिक्स, तो उसकी सारणिक ए सारणिक, ए कोई वर्ग आव्यय है तो उसकी जो सारणिक बनेगी वो ए सारणिक होगी। देखिए, सारणिक मैट्रिक्स जो आपने पढ़ा है और सारणिक में अंतर क्या है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि मैट्रिक्स और सारणिक में क्या अंतर होता है। मैट्रिक्स को जो व्यक्त करने का संकेत जो होता है वो ये होता है। एक तो इनको डिनोट करने का जो संकेत है उसके आधार पर अंतर है। सारणिक को व्यक्त करने का संकेत ये होता है। इस प्रकार से हम सारणिक को व्यक्त करते हैं। एक क्रम के आधार पर मैट्रिक्स का जो क्रम है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 गुणा 5 भी हो सकता है, 3 गुणा 1 भी हो सकता है, 2 गुणा 2 भी हो सकता है, 3 गुणा 3 भी हो सकता है, 4 गुणा 3 भी हो सकता है, 2 गुणा 3 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है जिसमें क्रम समान होता है। जब मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर क्रम समान होता है, जैसे 2 गुणा 2 क्रम की 3 गुणा, तो उस मैट्रिक्स को हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, एक वर्ग आव्यय कहते हैं उसे। तो इसका क्रम बराबर भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, मैट्रिक्स का क्रम कुछ भी हो सकता है। जबकि सारणिक का जो क्रम होगा वो क्या तो 1 गुणा 1 होगा, या 2 गुणा 2 होगा, या 3 गुणा 3 होगा, या 4 गुणा 4 होगा, या 5 गुणा 5 होगा, ऐसा। तो कहने का मतलब एक वर्ग आव्यय जो होती है, एक वर्ग आव्यय ही सारणिक के रूप में रूपांतरित होती है। जो वर्ग आव्यय नहीं होती है वो सारणिक नहीं बन सकती। तो सारणिक का जो क्रम होता है वो 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 100, ये होता है सारणिक का क्रम। सारणिक के अंदर पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, जबकि मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। तो एक क्रम के आधार पर भी अंतर हो गए। इसके बाद में मान के आधार पर कि मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, जबकि सारणी का एक निश्चित मान होता है, निश्चित संख्यात्मक मान होता है। मैट्रिक्स का जो होता है वो एक निश्चित, सारणी का एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है, जबकि मैट्रिक्स का एक क्रम में व्यवस्थित करने का तरीका है मैट्रिक्स, तो उसका मान नहीं होता है। एक निश्चित क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करने का जो तरीका है वो मैट्रिक्स है, जबकि सारणी का एक निश्चित मान, संख्यात्मक मान होता है। इसके बाद में आपने ये भी पढ़ा है कि जब हम मैट्रिक्स की पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं तो एक नई आव्यय प्राप्त होती है, जिसे ए ट्रांसपोज कहते हैं। जब किसी भी मैट्रिक्स की पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दें तो एक नई आव्यय प्राप्त होती है, एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, जिसे हम एक ट्रांसपोज कहते हैं। जबकि सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदलने से इसका जो मान होता है, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
कोई प्रभाव नहीं होता है। यदि सारणी की जो पंक्ति है उनको स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो इसका जो मान होता है सारणी का, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि मैट्रिक्स के अंदर यदि हम ऐसा करते हैं तो एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है जिसे हम ए ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स और सारणी के अंदर अंतर, तो इससे आप समझ गए होंगे। मैट्रिक्स को व्यक्त करने का संकेत ये होता है, इसके अंदर मैट्रिक्स के अवयव लिखे जाते हैं, यहाँ भी सारणी के अवयव लिखे जाते हैं। सारणी को व्यक्त करने का संकेत ये होता है। इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, इसका क्रम निश्चित होता है। एक वर्ग अवयव ही सारणी बन सकती है, यानी इसका क्रम 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5 एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होनी चाहिए। मान के आधार पर हम देखें तो मैट्रिक्स जो है वो संख्याओं को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, जबकि सारणी का जो एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है। ट्रांसपोज के आधार पर इसकी पंक्ति या स्तंभ को बदल दिया जाए तो एक नई आकृति प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम एक गुणा एक क्रम की सारणी के बारे में जानते हैं कि एक गुणा एक क्रम की सारणी क्या होती है। तो जैसे 5 और ये सारणी, तो ये एक गुणा एक क्रम की सारणी है। एक गुणा एक क्रम की जो मैट्रिक्स होती है उसमें आप जानते हैं एक ही एलिमेंट होगा, तो एक गुणा एक क्रम की जो सारणी है उसमें भी एक ही एलिमेंट होगा, A11 एलिमेंट। इस सारणी को जैसे हम ए नाम दे देते हैं, या सारणी को वैसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डेल। जैसे कोई और सारणी है डेल 1 माइनस का 3, इसका एक गुणा एक क्रम की सारणी है, ये भी इसमें एलिमेंट है -2, तो ये एक गुणा एक क्रम की सारणी है। और भी हम ले सकते हैं एक गुणा एक क्रम की कोई सारणी है जैसे -7, और भी हम ले सकते हैं एक गुणा एक क्रम की जैसे सारणी है हमारी 8। तो ये सब एक गुणा एक क्रम की जो सारणी होती है, एक गुणा एक क्रम की जो मैट्रिक्स होती है, जैसे इसकी जो मैट्रिक्स होगी एक गुणा एक क्रम की मैट्रिक्स जिसमें एक एलिमेंट 5 हो, वो मैट्रिक्स ये होगी। इसको व्यक्त करने संकेत ये था, और सारणी को व्यक्त करने का संकेत ये। इसमें भी वही एलिमेंट है, ये A11 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा। अब बात करते हैं कि ये एक गुणा एक क्रम की सारणी है, तो इनका मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा वो 5 होगा, इसका जो मान होगा वो -3 होगा, इसका जो मान होगा वो -7 होगा, और इसका जो मान होगा वो 8 होगा। यानी जो एलिमेंट होता है वही एक गुणा एक क्रम की सारणी का मान होगा। इसे आप मोड मत समझ लेना, कहीं आप मोड समझे और इसको पॉजिटिव कर दें, ऐसा नहीं है। ये सारणी है और इसका मान वही होता है, जो अवयव होता है वही सारणी का मान होता है। -7 एलिमेंट है तो इसकी सारणी का मान -7 ही होगा, इसमें एलिमेंट 8 है तो इसका मान 8 होगा। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि एक गुणा एक क्रम की जो सारणी है वो क्या होती है, और उसकी वैल्यूज, उसका मान हम कैसे बता सकते हैं। इसके बाद में देखिए 2 गुणा 2 क्रम की सारणी, 2 गुणा 2 क्रम की सारणी। आप देखिए 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स देखिए आपने 2 5 1 4, ये 2 गुणा 2 क्रम की कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं। आप जानते हैं 2 गुणा 2 क्रम की जो मैट्रिक्स होती है उसमें 4 एलिमेंट होते हैं, A11, A12, A21 और A2, ये 4 एलिमेंट होते हैं। तो 2 गुणा 2 क्रम की जो कोई सारणी होगी डेल इक्वल टू, जैसे यही मैट्रिक्स सारणी बन जाएगी आपकी 2 5 1 4, ये 2 गुणा 2 क्रम की सारणी होगी। किस क्रम की सारणी होगी ये 2 गुणा 2। इसी प्रकार और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, डेल 1 5 -3 4 -7, ये भी 2 गुणा 2 क्रम की सारणी है। यानी 2 गुणा 2 क्रम की जो सारणी होगी उसमें 4 एलिमेंट होंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं 2 गुणा 2 क्रम की सारणी के, डेल 2
-1 0 7 -3। ये सब 2 गुणा 2 क्रम की सारणी के एग्जाम्पल। तो जो 2 गुणा 2 क्रम की जो मैट्रिक्स होती है उसमें जो एलिमेंट होते हैं सेम वही एलिमेंट उसी क्रम के एलिमेंट 2 गुणा 2 क्रम की सारणी में होते हैं। तो इसकी वैल्यूज क्या होगी? 2 गुणा 2 क्रम की सारणी क्या है, इसका मान क्या होगा? इसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 गुणा 4 और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे -5 गुणा 1। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 8 - 5 यानी 3। ये 2 गुणा 2 क्रम की सारणी की वैल्यू जो तो ये 2 गुणा 2 क्रम की जो सारणी है इसका मान क्या होगा? जैसे 2 गुणा 2 क्रम की हमारे पास कोई भी सारणी है और उसमें एलिमेंट होंगे A11 A12 A21 और A2। तो इसका जो मान होगा डेल इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। इसका गुणा इससे करेंगे A11 A22 माइनस A12 A2। इस प्रकार से हमने यहाँ निकाला। अब इसका मान निकालेंगे, ये भी 2 गुणा 2 क्रम की कोई सारणी है डेल 1। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5 गुणा -7 और -3 गुणा 4। तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 35 और ये माइनस प्लस प्लस का 12 है। तो ये रिजल्ट हो गया आपका माइनस का 23। ये 2 गुणा 2 क्रम की जो सारणी है उसकी वैल्यू होगी माइनस का 23। इसी प्रकार ये भी 2 गुणा 2 क्रम की कोई सारणी है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे -1 गुणा -3 -0 गुणा 7 -1 गुणा -3 -0 गुणा 7। तो रिजल्ट हो गया आपका 3 - 3 यानी 3। ये 2 गुणा 2 क्रम की जो सारणी आपको दी हुई थी डेल 2 उसकी वैल्यूज होगी 3। इस प्रकार से हमें 2 गुणा 2 क्रम की कोई भी सारणी का हमें दी हुई है तो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम 3 गुणा 3 क्रम की सारणी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 3 गुणा 3 क्रम की सारणी। तो 3 गुणा 3 क्रम की कोई भी सारणी होगी तो उसमें 3 पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो वो सारणी किस प्रकार से होगी? जैसे 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स देखी है ना आपने। जैसे कोई मैट्रिक्स है ये, उसमें 3 पंक्ति होती हैं और 3 स्तंभ होते हैं 2 1 4। ये 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है। तो सारणी भी बस इसमें मैट्रिक्स का संकेत लग रहा है और यहाँ पे सारणी का संकेत लग जाएगा। तो यही मैट्रिक्स सारणी में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 गुणा 3 क्रम की है 2 5 1 1 4 1 2 1 4। ये 3 गुणा 3 क्रम की सारणी को 3 तो इसमें पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ। ये पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3। ये पहला स्तंभ C1, ये दूसरा स्तंभ C2, ये तीसरा स्तंभ C3। तो 3 गुणा 3 क्रम की जो सारणी होती है उसमें 3 तो पंक्तियां होती हैं और 3 स्तंभ होती हैं। जैसे 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स होती है उसी प्रकार से तो ये होती है 3 गुणा 3 क्रम की सारणी। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप 3 गुणा 3 क्रम की सारणी की। -1 4 7 2 0 1 -3 -1 -2। ये 3 गुणा 3 क्रम की सारणी। तो इस प्रकार से हम 3 गुणा 3 क्रम की सारणी लिख सकते हैं। अब बात है इसकी वैल्यूज कैसे निकालें। 3 गुणा 3 क्रम की जो सारणी है इसकी वैल्यूज कैसे निकालें। तो देखिए इसमें 3 पंक्तियां हैं R1, ये R2, ये R3 और ये स्तंभ है भैया C1, ये C2 स्तंभ और ये C3 स्तंभ। तो देखिए 3 गुणा 3 क्रम की सारणी का मान ज्ञात करने के लिए विस्तार करना पड़ता है। कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के संगत सारणी का जो विस्तार है वो आप किसी भी पंक्ति के संगत कर सकते हैं या किसी भी स्तंभ के संगत कर सकते हैं।
तो यहां पे हम प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति। तो 2, ये जो एलिमेंट ले रहे हैं जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दो। ये 2 एलिमेंट इस पंक्ति में इस स्तंभ में मौजूद है, छोड़ने के बाद में क्या बचा? 4 1 1 4। इसको सारणी के रूप में लिख दो, 2 गुणा 2 क्रम की सारणी के रूप में। फिर ये -5, ये -5 कैसे हुआ? तो पंक्ति और स्तंभ का योग जहां पे सम होता है वहां तो प्लस आता है। ये A11 अवयव था तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ तो प्लस था। ये A12 अवयव है तो पंक्ति और स्तंभ का योग यहाँ पे विषम है, 1 + 2 यानी 3 है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिया। तो जहां भी हम पंक्ति और स्तंभ का योग विषम होगा वहां माइनस चिन्ह लेंगे, जहां पंक्ति और स्तंभ का योग सम होगा वह प्लस चिन्ह। और ये A13 तो 1 + 3 4 है, ये भी प्लस सम है तो यहां भी प्लस का चिन्ह लेंगे। अब ये जो एलिमेंट है इसके संगत हम प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार कर रहे हैं। अब इस एलिमेंट को देखेंगे, ये एलिमेंट जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दो, तो 1 1 2 4 ये बचेगा, 1 1 2 4 +1। अब ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दो, तो 1 4 2 1 4 2 ये बचेगा। तो ये हमने इस जो सारणी का विधि हुई थी 3 गुणा 3 क्रम की, उस सारणी का हमने प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार कर दिया, प्रथम पंक्ति के संगत इसको खोल दिया। इस प्रकार से हम किसी भी पंक्ति के संगत या किसी भी स्तंभ के संगत खोल सकते हैं। तो देखिए अब आगे इसकी वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना तो आपने सीख लिया, ये 2 गुणा 2 क्रम की सारणी का है, इसको सिंप्लीफाई करना तो सीख लिया है आपने। तो 2 16 - 1 -5 4 - 2 +1 1 - 8 ये हो गया 15 दूनी 30, ये 2 माइनस का 10 और माइनस का 7, तो 30 - 17 यानी 13। तो ये जो सारणी थी डेल, इसका मान आ गया 13। 3 गुणा 3 क्रम की सारणी थी, प्रथम पंक्ति के संगत इसका विस्तार करके इसका मान निकाल दिया हमने, इसका मान 13। ये 2 गुणा 2 क्रम की सारणी बनती है, इसका मान कैसे याद करते हैं? इसका वही 16 - 1, फिर ये 4 - 2, फिर ये 2 - 8, इस प्रकार से। अब ये और ले रखी है हमने डेल सारणी, ये भी 3 गुणा 3 क्रम की सारणी है, इसका भी हम मान याद करते हैं। तो 3 गुणा 3 क्रम की सारणी का मान याद करने में विस्तार करना पड़ता है हमें किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संगत। तो यहां भी हम प्रथम पंक्ति के संगत की विस्तार कर रहे हैं। प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार करने पर तो डेल 1 -1 0 1 -1 -2 -1 -4। देखिए ये एलिमेंट जब हमने लिया तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में होता है उसको छोड़ दो, 0 1 -1 -2 माइनस का 4 2 1 -3 -2 और प्लस का 7। इसको छोड़ेंगे तो 2 0 -3 -1। इसको छोड़ देंगे तो 2 0 -3 -1। तो रिजल्ट हो गया ये -1, इसका मल्टीप्लाई इससे 0 +1 माइनस का 4 इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे -4 +3 प्लस का 7 इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे -2 0। तो ये रिजल्ट हो गया आपका -1, ये -1 और -4 +4 और ये -2 -14 -14 और -1 -15 तो माइनस का 11। तो ये डेल 1 सारणी हो गई
तो इसका मान आ गया आपका माइनस का 11। तो प्रथम पंक्ति के संगत इसका विस्तार करके और इसका मान ज्ञात किया हमने, माइनस का 11 मान है। इसी प्रकार से देखिए, ये मैंने आपको प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार बताया है, आप प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार करेंगे तो भी इसका मान यही है। तो अब इसी का प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार करते हैं। तो सामने क्या हमारी डेल 1 -1 4 7 2 0 1 -3 -1 -2, ये डेल 1 कोई सारणी है। प्रथम पंक्ति के संगत तो इसका विस्तार किया। अब हम प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार करने पर, प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार करने पर, अब देखिए प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार कर रहे हैं हम, तो डेल 1 -1, पहला एलिमेंट -1। तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ दीजिए, तो 0 1 -1 -2। ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो 0 1 -1 -2। फिर ये एलिमेंट लेंगे, ये माइनस आएगा क्योंकि पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है यहाँ, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट है 8 to 1 एलिमेंट, और 8 to 1 एलिमेंट में आप देख सकते हैं 2 + 1 3, विषम योग होता है तो माइनस आता है। अब ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 4 7 -1 -2 और -3। ये 3 1 एलिमेंट है लेकिन इसमें माइनस आ रहा है अवयव में, तो माइनस ले लिया। अब ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 4 7 0 1। ये हमारी प्रथम स्तंभ के संगत इसको विस्तार करती है, पैर प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार किया इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 इसका मल्टीप्लाई इससे 0 और ये माइनस +1, -2 इसका मल्टीप्लाई इससे -8 और +7, -3 इसका मल्टीप्लाई इससे 4 -0। तो रिजल्ट हो गया -1 और ये -1 बचेगा यहाँ +2 और -12। तो रिजल्ट हो गया -12 और -1 -13 +2, तो रिजल्ट हो गया -11 सामने का मान आ गया -11। देखो यहाँ हमने प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार किया था तो भी इसका मान -11 ही आया था। इस प्रकार से अब आप इसका किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संगत विस्तार कर सकते हैं। अब जैसे आप करना चाहते हैं कि दूसरे स्तंभ के संगत विस्तार करने पर, दूसरे स्तंभ के संगत विस्तार करने पर, तो डेल 1 दूसरे स्तंभ के संगत, तो दूसरे स्तंभ में ये अवयव ले रहे हैं आप, तो जो भी अवयव लेते हैं वो जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद होता है उसको छोड़ने के बाद में जो बनता है वो लिखते हैं। तो ये अवयव ले रहे हैं हम, और ये अवयव A12 अवयव है, और A12 में आप जानते हैं ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में उनका योग विषम है इसलिए माइनस आएगा इसमें, तो -4। अब ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, फिर 2 1 -3 -2। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे इसका 0, और ये अवयव A22 अवयव है प्लस का +0। अब ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे क्या बचेगा, -1 7 -3 -2। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, ये अवयव है A32, यानी पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है तो माइनस आएगा, और ये अवयव के अंदर भी माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1। और ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, -1 7 2।
तो ये रिजल्ट हो गया आपका -4 प्लस का 3, -4 प्लस का 3 प्लस 0, ये हो जाएगा +2 माइनस प्लस 21 और +1 -1 -2। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका -1 माइनस +4 और ये हो जाएगा आपका +0 और -15, ये माइनस के बन। तो रिजल्ट क्या हो गया -11। तो ये आपकी डेल 1 जो सारणिक है उसका मान -11 ही आया। ये कब आया? जब आपने दूसरे स्तंभ के संगत इसका विस्तार किया। तो दूसरे स्तंभ के संगत विस्तार किया तो भी -11 आया, प्रथम स्तंभ के संगत विस्तार किया तो भी -11 आया, प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार किया तो भी -11 आया। तो इसी प्रकार से आप ये जो सारणिक है इसकी किसी भी पंक्ति, ये इसकी पंक्ति है R1 R2 R3, किसी भी पंक्ति के संगत यानी तीसरी पंक्ति के संगत भी आप विस्तार करेंगे तो भी -11 ही आएगा। तो किसी भी पंक्ति के संगत विस्तार कर सकते हैं और इसी प्रकार से किसी भी स्तंभ के संगत विस्तार कर सकते हैं। इसमें C1 C2 C3 ये 3 स्तंभ है तो भी इसका मान -11 ही आएगा। तो ये हमने 3 गुणा 3 क्रम की जो सारणिक है उसका मान ज्ञात करना सीख लिया है कि 3 गुणा 3 क्रम की सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक का मान भी ज्ञात करना सीख लिया है और 1 गुणा 1 क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना सीख लिया है। धन्यवाद।